टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब एक बर्तन व्यापारी आशीष केसरवानी नाम के व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें, पड़ोसियों के अनुसार सारे लोग मार्केट में दुकान पर बैठे थे। उसी टाइम अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। तब अंदर भाग के गए तो देखा कि आशीष ने खुद को बाथरूम में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली है, जिससे उसे घायल अवस्था में एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। गोली मारने के पीछे क्या कारण था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और अब पुलिस तहकीकात में जुटी है। कुछ नहीं भाई साहब, सारे लोग अपनी दुकान में बैठे थे। एक बार भी घर से लोग आए, मतलब आवाज जैसे हुई सब लोग भागे, मालूम हुआ सुसाइड कर दिया। किस चीज की आवाज है? मतलब अंदर आवाज आई होगी। जो फैमिली थे, फैमिली लोग को मालूम हुआ कि मतलब कुछ ये तो बाथरूम के अंदर इन्होंने किया ना। फैमिली तो अपने कमरे में थी। क्या किया? बाथरूम में सुसाइड कर लिया। मतलब किस चीज से सुसाइड किया? फांसी लगाई? क्या पिस्टल से गोली मारी? लाइसेंसी उनकी रिवॉल्वर। कोई कारण होगा तभी तो। अब ये तो वही बता सकते हैं भाई साहब हम लोग। आशीष केसरवानी। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन से प्रदेश की सभी पार्टियां बौखला गई हैं। ऐसा मानना है कि बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर के बाद आज प्रयागराज के सैदाबाद में बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन करने आए। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा ने सभी पार्टियों में खलबली मचा दी है। सैदाबाद ब्लॉक के पास एक गेस्ट हाउस में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच गए थे और अब भाजपा को ब्राह्मण का सम्मान करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, अब समाजवादी पार्टी ने भी अगस्त महीने में ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान करके ये साबित कर दिया है कि बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन का खौफ सभी दलों में दिखाई पड़ने लगा है। आज तो बीजेपी की सरकार जैसे ही अघोषित इमरजेंसी चल रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन में आए सभी लोगों से अपील की कि आने वाले 2022 के चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग के दलित समाज एक हो जाए तो प्रदेश में बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और छुरी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आतंक फैलाया आपने देखा कि ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति है, खुलेआम गाड़ी से रोक करके और उतार करके उसका नाम पे एक बार पूछ लेते हैं फिर से कि ऐसा तो नहीं कोई और है, और जब पता लगता है कि ये ब्राह्मण समाज का है तो उसके गोली मारने का काम करते हैं। और एक दो नहीं, कितने किस्से इस तरीके के हो गए। लखनऊ शहर में गाड़ी से जा रहा था तिवारी और वो नौकरी पेशा बाहर की कंपनी में काम करता था, लेकिन वो ब्राह्मण समाज का था। गाड़ी रोकी, नाम पूछा और गोली मार दी। घर में अपने माँ बाप को लखनऊ में देखने के लिए विमान थे कोरोना के दौरान में, ब्राह्मण समाज का नौजवान एक मजबूत आदमी था, पहुंचा, उसको वहां से उठा ले गए और ले जाके कंटोनमेंट में गोली मार दी। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में, झांसी में, हापुड़ में, अलीगढ़ में, नोएडा में, हाथरस में, पूरे प्रदेश में अगर गिनती गिनी जाए तो कानपुर में जितने लोगों को मारने का काम किया है उतने ही, उससे कहीं ज्यादा लोगों को लेकर के इन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति कोई है तो उसका अगर कोई अपराधी, कहते हैं अपराधी है, तो अपराध कोई अदालत में नहीं जाते उसके ऊपर साबित करने के लिए, चाहे वो नौजवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, उससे उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसका मकान तोड़ते हैं, मकान ढहाते हैं और उसके बाद उनके घर की महिलाओं को भी उठा ले जाते हैं। किसी से नहीं छुपा है किस तरीके से कानपुर में 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, क्या दोष था उसका,
आपने कहा कि वो अपराधी हैं, आप पुलिस वालों पर हमला किया, ठीक है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर एक लड़की जो 2 दिन पहले ब्याह करके आई है, 29 जून को ब्याह करके आई थी, 2 तारीख को वारदात होती है, 30 तारीख को, पहली तारीख उसका पहला और दूसरा दिन अपने घर में था, उसको उठा लिया और उसको बंद कर दिया। 3 महीने पहले जेल में बंद रखा, फिर जब पता लगा कि ये तो 16.5 साल की लड़की है तो रिमांड होम में भेज करके और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उसकी बेल खारिज करवाई। किस तरीके से? क्योंकि खारिज नहीं हो सकती थी कभी भी नाबालिग लड़की की बेल, ना उसके हाथ में बंदूक दिखाई गई थी, ना उसको मारते हुए दिखाया गया था। उसको तो पुलिस वाले का एक बयान लेकर के कि वो तो सड़क में, उन्होंने पुलिस वालों ने देखा कि छत में 3-4 महिलाएं खड़ी थी, तो उनमें से एक ये ही होगी। और इतना ही नहीं, उस बाराबंकी की रिमांड होम में जिसमें उसको बंद कर रखा है 2 कमरों में, 48 लड़कियां बंद है, 48 लड़कियां 2 कमरों में। भेड़ बकरी भी अपने घर में, आप घर में 2 कमरों में बंद नहीं कर सकते 48, लेकिन वहां 48 लड़कियां ठूस के भरी गई। और उसमें कहते हैं कि वहां से जेल अधीक्षिका से रिपोर्ट लिखा के उच्च न्यायालय में दाखिल करने का काम किया कि इस लड़की की बेल इसलिए खारिज हो जानी चाहिए। ठीक है, नाबालिग है, इसकी बेल तो हो ही जाती है, लेकिन इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने धमकी दी है वहां 47 लड़कियों को कि हम जब बाहर निकल जाएंगे, अगर बेल हो गई मेरी, तो हम तुम लोगों को उठवा लेंगे। अरे वो तो पहले ही से बंद है, उनको क्या उठवा दिए और बेल खारिज करा दी है करके। अतिरिक्त महाधिवक्ता पूरी ताकत लगा करके ऊपर लखनऊ से मॉनिटरिंग करके कि किसी तरीके से खुशी दुबे की बेल नहीं होनी चाहिए, यह हमारा प्रेस्टीज इशू का मामला है। आज 1 साल हो गया, 1 साल से जेल में है, 1 साल हो गया। उनके घर में काम करती थी एक महिला, उस महिला की एक 6 साल की बच्ची और 3 साल का लड़का, उस महिला को जेल में 1 साल से बंद कर रखा है, बच्ची और लड़के के साथ। उन छोटे बच्चों का क्या दोष, उस महिला का क्या दोष जो घर में काम कर रही थी? 40 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जिनका नाम नहीं है, अज्ञात करके लिख दिया गया था FIR में, क्योंकि निर्देश था लखनऊ से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से निर्देश था कि जो है 100 ब्राह्मण इस कार्यक्रम, इस मामले में 100 ब्राह्मणों को ठिकाने लगाना है और जितने भी उस क्षेत्र में तुमको मजबूत ब्राह्मण दिखे उन सबके नाम डालो। 40 लोग, कितने तो एनकाउंटर हुए, कितने एनकाउंटर हुए उसमें से 40 में से गाड़ियां फिसली, एक ही तरीका, गाड़ी फिसल गई, गाड़ी से वो निकले, उन्होंने भागने की कोशिश की और गोली मार दी गई। एक में, 2 में, 3 में, यही तरीका हर एक। और 40 से ज्यादा लोग आज भी जेल के पीछे बैठे हुए, और उसके पहले उनकी जो प्रताड़ना हुई वो अलग बात है। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज इस बात का पछतावा कर रहा है कि हमने कौन सी वो इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि हमने इनके साथ में, इनके बहकावे में खड़े हो गए। हम इनके बहकावे में आ गए कि ये तो मंदिर बनवाएंगे, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम तो भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको चलो अब की बार इनको दे देते हैं। मंदिर बनवाया क्या उन्होंने? संगम नगरी प्रयागराज में बसपा द्वारा किए जा रहे सम्मेलन को लेकर कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है जिस तरह से बसपा सम्मेलन कर रही है उससे अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बसपा ज़मीनी तौर पर ख़त्म हो गई है, अब वो सिर्फ ट्वीट की राजनीति करती है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इरशादुल्लाह का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई, कोई भी जातिवाद जो है आप सम्मेलन या सभा नहीं कर सकते, लेकिन ये मायावती जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी सांसद है, उन्होंने जो आज कर रहे हैं इलाहाबाद में, ये गलत है। अब किसी धर्म को लेकर, किसी एक समुदाय को लेकर आप कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते थे, ना ही मुस्लिम सम्मेलन कर सकते हैं, ना ही कोई और भी जाति का लेकर आप सम्मेलन नहीं कर सकते। लेकिन आप मायावती को, अब चुनाव का 6 महीना बाकी है, तो आप जाति
का सम्मेलन कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर इनको ही चुनाव में जिस तरीके से पूरे 5 साल तक सिर्फ घर के अंदर बैठ के, सिर्फ कमरे में बैठकर ट्वीट करती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, इसके अलावा जमीन में इनके पास कुछ नहीं है। अब इसी को तलाश करने के लिए वो ब्राह्मण सम्मेलन, अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे मुस्लिम सम्मेलन, उसके बाद देखेंगे कुछ जो है दलित सम्मेलन, ये ऐसे कराती रहेंगी और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ है ना, जमीन में ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। अब कहीं इनके साथ कोई वोटर जोड़ना नहीं चाहेगा। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा आज सराय ममरेश से उप निरीक्षक ब्रजेश यादव को शिकायत मिलने पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। बेहतर पुलिसिंग को लेकर लगातार प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में ये कार्य किए जा रहे हैं। प्रयागराज में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध महासम्मेलन खत्म होने के बाद सर्किट हाउस में पहुँचे और उन्होंने बोला कि ये लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। बीजेपी तो कहती है कि हम यूपी में 330 सीट जीत रहे हैं, लेकिन कई जगह उनके लोग ही बोल रहे हैं कि 275 सीट जीतेंगे। अभी चुनाव नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे 100 बोलेंगे, फिर कहेंगे कि हम 50 पर ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि बसपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी और कहा ब्राह्मण का अब समझदार हो गए हैं और पढ़े लिखे हैं, वो 2022 में बसपा की सरकार ही बनाएंगे। पीछे पीछे लगे रहेंगे, पिछलग्गू की तरह अगर पीछे चलते रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो वो जब हम लोग आगे निकल पड़े हैं और आके आए तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले, और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था। और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के साथ में ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना है। बीजेपी ये कह रही है कि हम 300 से अधिक सीटें इस बार विधानसभा में जीतेंगे, बीएसपी बहुत पीछे है। तो बीजेपी कम से कम बीएसपी का नाम ले रही है ना, परेशान हो रही इसीलिए कर रही है ना। बीजेपी जो है 330 सीटों पे थी, 300 अभी कहने लगी, कल एक जने 275 बता रहे थे, कहीं कह रहे थे। अब धीरे धीरे घटते घटते आने दीजिए चुनाव, वो खुद ही कहने लगेंगे अब हम 100 के नीचे आ चुके हैं, अब हम 50 पे आ गए हैं। बीएसपी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? बीएसपी विकास के में लड़ रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें चल रही है, सर्वजन समतामूलक समाज बनाने के उसमें चल रही है, सबको सर्व समाज को लेकर के चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रही है। ये मुख्य मुद्दे हैं। हर पार्टी दावा कर रही है कि हम इतनी सीटें जीतेंगी, क्या बीएसपी का भी कोई दावा है इस पर? बीएसपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार 2007 में बनाई थी, उससे बहुत ज़्यादा सीटें ला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज की करेली पुलिस व खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां खुलदाबाद और करेली पुलिस की संयुक्त टीम ने ठगी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देश पर मुखबिर की खास सूचना पर करेली पुलिस व खुलदाबाद पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए अभियुक्त अवनीश सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें, अवनीश सिंह पर धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी करने के मामले में काफ़ी दिन से पुलिस को तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 83,000 रुपये करीब नकद, 3 मोबाइल, अन्य कंपनियों के सिम व लैपटॉप भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इस पर आईटी एक्ट व धोखाधड़ी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज रही है। 21/6/2021 को धीरज पांडे और राहुल पांडे नाम के 2 व्यक्ति जो साइबर क्राइम कर रहे थे, उनको हमारी साइबर टीम ने गिरफ्तार किया था, जिनके पास से ढेर सारे बैंक के रिकॉर्ड्स और उनके अकाउंट नंबर्स और इनके पास एटीएम कार्ड्स ये सब मिले हुए थे, जिनका काम था कि ये लोगों को अकाउंट्स खुलवाते थे बैंकों में
और उन बैंक अकाउंट्स में अपना नंबर या जामताड़ा जो इनके लिंक का जो व्यक्ति था उसका नंबर दिया करते थे, जिसका नाम इसमें धर्मेंद्र उर्फ बाबू भाई और उसका जो भाई है योगेंद्र कुमार, नारायण सिंह और इसके अवनीश सिंह आज जो इसके लोग थे इनका नंबर देता था। तो जिससे फ्रॉड करके ये पैसे उन खातों में डालते थे और उसका लिंक तुरंत इनके जो गैंग के लोग हैं उनके पास चला जाया करता था। और इन्होंने एक सेवा पेमेंट ऐप बना रखा था जिसके थ्रू ये जनता को अपने प्रति आकर्षित करते थे कि आप अगर हमारे माध्यम से कोई पेमेंट करेंगे तो आपको हम 20% या उससे अधिक का लालच दे करके कि मैं आपको उसमें इतना परसेंटेज छूट दिलवाऊंगा। और जिसके चलते जैसे गो पेमेंट, स्पाइस मनी और APS, CPS, जयश्री आदि जो गूगल पे और पेटीएम हैं, इन सब ऐप्स का दुरुपयोग करके भोले भाले नागरिकों को ये लोग ठगने का काम करते थे। इनके पास से बहुत पर्याप्त मात्रा में तमाम कागजात और पैसे बरामद हुए हैं, जिसका अभियोग करेली थाने में लिखाया गया था 517/21 और इनको 21 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसकी विवेचना खुलदाबाद इंस्पेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें अवनीश सिंह इनका जो एक साथी था जो वांछित चल रहा था, उसको 25 तारीख को हमारी साइबर टीम और हमारी नार्को टीम के लोगों ने, जिसमें महावीर सिंह जो हमारे नार्को टीम के प्रभारी हैं और हमारे साइबर टीम के जयप्रकाश और नीरज, इन सब लोगों ने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई। और इसमें विवेचक हमारे जो वीरेंद्र यादव हैं, ये इसमें गहन विवेचना साइबर सेल के सहयोग से कर रहे हैं और इनके जो जाल हैं उनको तोड़ने का पूरा काम सुनिश्चित करें। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना क्षेत्र के बास्कर बस्ती का ये नज़ारा है, जहाँ पर तारों का मकड़ जाल सड़कों पर फैला हुआ है और सीधा खुलेआम यहाँ पर किस तरह से लाइट चोरी हो रही है और तार किस तरह से कटिया सड़क पर लगी हुई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तारों का मकड़ जाल यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर खुलेआम कटिया लगी है और ना ही कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। कटिया इतनी ज़्यादा है कि इनको अपनी कटिया पहचानने के लिए भी इस कटिया में लोगों ने अलग अलग निशान लगा रखे हैं। किसी ने कुछ फंसा रखा है तो किसी ने डब्बा लगा रखा है अपनी कटिया पहचानने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से कटिया लगी है और शायद बिजली विभाग जानती हो या ना जानने का बहाना करके अनजान बनी हो, मगर जो भी हो सरकार को लाखों रुपए का चूना यहाँ लगाया जा रहा है। अब देखना है कि इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है या इसी तरह से यहाँ बिजली चोरी होती रहेगी। प्रयागराज पुलिस की नई पहल, अब SSP ऑफिस आपको अपनी समस्या लेके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अब जन सुनवाई आपके द्वार प्रयागराज पुलिस के द्वारा अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी नागरिकों की शिकायत को तत्काल समाधान किया जाएगा। आप देश विदेश किसी भी देश के हिस्से से निम्नलिखित नंबर पर सीधे प्रयागराज पुलिस के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्याओं को तुरंत निस्तारण प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क व्हाट्सएप नंबर 9984781881, समय प्रतिदिन 12 से 2 बजे तक। संगम नगरी के प्रयागराज क्षेत्र शहर दक्षिणी के मुट्ठीगंज बड़े चौराहे का ये नज़ारा है, जहाँ पर सड़कों पर विकास दिख रहा है और मंत्री नंदी का ये क्षेत्र है जो सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास कई मंत्रालय हैं और ये उनका क्षेत्र है। वो यहाँ से विधायक भी हैं, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर किस तरह से खुदाई के बाद काम करके छोड़ दिया गया है और रोड नहीं बनी है और यहाँ पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और लोगों का आने जाने वाले क्षेत्र में लोगों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए सुनाते हैं यहाँ के लोगों ने क्या कहा। रोड पे रिक्शा लेके चलिए, गाड़ी लेके चलिए, पेट में धक्का लगता है, उलझन होती है और गाड़ी जो है डगमगाती है। तो ये कौन सी जगह है? ये मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा। तो क्या यहाँ जल भराव के कारण गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार यादव। संगम नगरी प्रयागराज में सरकार ठेके प्रथा से एम्बुलेंस कर्मियों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। कोविड महामारी में इन एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई और आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्पीड़न के शिकार का आरोप लग रहा है। अपनी एम्बुलेंस खड़ी कर ये लोग हड़ताल की ओर चले गए हैं।
जिला प्रयागराज में जीवन रक्षक और जीवन दायिनी यूनियन के कर्मचारियों और एम्बुलेंस अधिकारी द्वारा संगम परेड ग्राउंड में GVK IMRI के खिलाफ धरना प्रदर्शन के क्रम में सभी एम्बुलेंस समेत कार्य बहिष्कार कर दिया गया है और संगम नगरी प्रयागराज के फाफामऊ थाने में प्रयागराज SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा थाना फाफामऊ में प्रभारी निरीक्षक कक्ष व महिला हेल्प डेस्क कक्षा का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर SP गंगापार धवल जायसवाल व क्षेत्र अधिकारी सुराव अमिता सिंह व SDM सुराव भी उपस्थित रहे। मीडिया संस्थानों में हुई छापेमारी से पत्रकार में आक्रोश व्यक्त है। आज सौराव तहसील में पत्रकारों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के जरिए सौंपा। इस मौके पर राहुल यादव, गुड्डा भाई पत्रकार, मनीष पटेल, अजय कुमार, राशिद राम, नरेश पटेल, मोहम्मद जुनेद, धनंजय पांडे, मोहम्मद रिजवान, महेंद्र यादव, मोहम्मद आसिफ, जितेंद्र शर्मा, राजेश और कई पत्रकार मौजूद रहे। मीडिया संस्थान पर हुई सरकार द्वेष भाव से दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पत्रकार राहुल यादव ने कहा, अगर पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं रुका तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।